शुभ संध्या। अ, आज संडे शाम के 8 बज चुके हैं। मैं ऑनलाइन हूँ। आप में से कोई एनीवन, अगर आप ऑनलाइन आ गए हैं तो मुझे मेरी वॉइस प्रॉपर मिल रही है, ये मुझे हिंट कर दें। एम आई ऑडेबल? गुड इवनिंग सौरभ, मेरी वॉइस मिल रही है प्रॉपर? एम आई ऑडेबल? ओके ओके ओके। तो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं। कल जो कल जो आप लोगों के साथ चीज़ें चर्चा चल रही थी, बातें हो रही थी, तो लगभग लगभग मैं समझता हूँ कि वो पार्ट जो है वो क्लास लेने के बाद आप सब ने उन्हें दोबारा पलट के बेयर प्रोविज़न ज़रूर देखे होंगे। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अभी कंटिन्यू कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर जो लास्ट कल का लेक्चर था, अगर उसमें कहीं कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई इश्यू नहीं है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, आप अपनी प्रॉब्लम को टाइप करते रहें, चैट बॉक्स में डालते रहें, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, धीरे धीरे करके अभी लगता है कल की बात है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और आपसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हुआ था वो बस ऐसे ही हल्की फुल्की बातें हुई। आईपीसी पढ़ाना जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग था आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो हो सकता है मे बी लॉ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों। बहुत सारे ऐसे हैं जो पास आउट हो चुके होंगे, पीजी कर चुके होंगे, ठीक है। या बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट है, हर कोई कहता है कि हाँ तैयार है। आईपीसी जो है वो सबको लगता है कि इजी है, सामान्य चीज़ें हैं, सबको आती है। लेकिन कोशिश ये की थी कि आपको कुछ नए तरीके से कुछ नई बातें बताई जाए। अब मेरा प्रयास कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये समय की बात है, ये आप डिसाइड करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। आज जो आपके साथ चैप्टर डिस्कस करना था वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। वैवाहिक संबंध या विवाह जो होते हैं उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर होगा जो लास्ट होगा। छोटे छोटे पिटी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन, छोटे छोटे पिटी ऑफेंसेस हैं वो। उसके बाद फिर आपका अटेम्प्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि हाँ, हार्डली 4 या 5 लेक्चर में आपके साथ ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट आपका डिस्कस हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। 1-2 लेक्चर उसके बाद और आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा उन सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के साथ, और कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं, कुछ एमसीक्यूज जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो लास्ट की बात है। 14 की संख्या हुई है, 14 की संख्या हुई। थैंक यू सौरभ। और वास्तव में किसी टीचर की सफलता या असफलता, या किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता जो है वो उसके स्पेल के बाद, उसके टेन्योर के बाद, उसके वर्किंग आवर के बाद वैल्यूएट होती है। तो आप सबके परिणाम जैसे होंगे, आपकी परीक्षाओं में जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस समय आपको ये याद आएगा अगर कि हाँ अजय ने ये टॉपिक इस जगह पे डिस्कस किया था, इसके साथ ये चीज़ें बताई थी, अगर ये आपको उस समय याद आता है तो निसंदेह ये जो समय आपके साथ बीता ये यूटिलाइज होगा, ये फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज तो जैसे आपने एलएलबी में पढ़ा है, आईपीसी ही पढ़े और पढ़ के भूल गए, वैसे ये भी चीज़ें हो जाएंगी। 14 की संख्या है, मैं सोच रहा था स्टार्ट करूं या ना करूं, खैर चलिए देखा जाएगा। देखिए, आज आपके साथ जो डिस्कस करना है वो पूरा पोर्शन, जब आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होके अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे तो आज का चैप्टर आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। हालांकि
हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें। हर एक हिस्सा जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हिस्सा जो है वो जन सामान्य के बीच की है। हर कोई अपनी लाइफ में इस सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी से होके गुजरता है, लगभग लगभग हर कोई गुजरता है। आप में से बहुत लोग गुजर चुके होंगे या आप में से बहुत लोग अब गुजरने वाले होंगे, ठीक है, इस दौर से। तो ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आता है। हो सकता है कि हम कभी डकैती करें ना करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ डकैती करें या मर्डर करें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वो पार्ट है जिसकी रिलेवेंसी हम सबकी लाइफ से सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब आप एज ए एडवोकेट आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा, और जब आप पोस्ट को होल्ड करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। आज जो सबसे पहला सेक्शन है एज यूजुअल सेक्शन 493, सेक्शन 493, ठीक है। अगर आपके पास ब्रेयर प्रोविजन है सामने तो खोल लें, खोल के पलट लें, देख लें। सेक्शन 493, 493, सेक्शन 493 जो है वो ऐसे विवाह जो वास्तव में विवाह के आशय से ना हो, जो इंटेंशन है वो वास्तव में मैरिज का नहीं है, उसके पीछे जो इंटेंशन है उस विवाह की, उस मैरिज सेरेमनी की, वो बेईमानी पूर्वक है, कपट पूर्वक है, ऐसा इंटेंशन है। और साथ ही साथ एक और इंटेंशन उसके साथ जुड़ जाता है, वो इंटेंशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, ठीक है। ये अपराध केवल पुरुष द्वारा होता है, ठीक। अगर कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, ठीक है, हालांकि जो एक्ट में है वो व्यक्ति शब्द यूज हुआ है, लेकिन जर्नली जो हम बात करते हैं, जर्नली जो समझने की बात होती है वो ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी के साथ प्रवंचनापूर्ण तरीके से उसे प्रवंचना से उसे उत्प्रेरित करता है, ठीक है, प्रवोक करता है, मिस लीड करके, मिस रिप्रेजेंट करके, अगर उसे अबिट करता है या उसे किसी महिला को, ठीक है, या उसे प्रवोक करता है, किस लिए प्रवोक करता है? विवाह करने के लिए, ठीक है। और विवाह के पीछे जो इंटेंशन है वो लाइफ टाइम जिंदगी स्पेल जो है वो साथ में लाइफ को बिताने का नहीं है, केवल और केवल सेक्सुअली इंटीमेट होना सिर्फ इस विवाह का उद्देश्य है। तो उस स्थिति पे धारा 493 जो है वो लागू होती है। अब एक छोटी सी बात मैं यहां आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने, जो लोग आप में से जो लोग प्रैक्टिशनर हैं, जो कोर्ट जा रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा, कभी ना कभी ऐसी घटना या ऐसी वारदात उनके सामने आई हुई होगी कि गांव से या कहीं इंटीरियर इलाके से कोई लड़का और लड़की जो है वो अभी मतलब मेच्योर तो हो गए हैं, मतलब एज 18 और 21 की एज तो पार कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लीगली चीजों की जानकारी नहीं होती है। तो वो भाग के कचहरी आ गए, कोर्ट आ गए, ठीक है, और वहां वकील साहब से कहा कि वकील साहब हमारी शादी करा दीजिए, ठीक है। होता है, मेरे खुद संज्ञान में ऐसे कई सारे मामले आए। तो उन्होंने कहा कि भाई वकील साहब हमारी शादी करा दीजिए, हम घर से भाग के आए हैं। तो वकील साहब ने कहा कि पैसे लगेंगे भाई, पैसे खर्च होंगे। तो अक्सर ऐसे जोड़े जब भाग के आते हैं तो अपने साथ जो कुछ ना कुछ मॉनेटरी इश्यूज जो हैं वो घर से निकाल के लेके आते हैं, उनके पास पैसे वगैरह होते हैं जब भी वो ऐसे कांड करते हैं। तो वकील साहब को पता होता है कि हाँ भाई घर से आए हैं, भाग के आए हैं, तो पैसे उसे लेके आए होंगे। और वकील साहब पैसा कमाने के लिए करते क्या है कि ठीक है आप अपना फोटो दीजिए, ठीक है, और 500 रुपए का स्टैंप लेते हैं, खरीदते हैं, और दोनों की फोटो उस पे स्टैंप पे पेस्ट कराते हैं और एक नोटरी बनवाते हैं कि मैं फलाने पुत्र फलाना निवासी ये, ठीक है, प्रथम पक्षकार, और मैं फलानी पुत्री फलानी, ठीक है, द्वितीय पक्षकार। अब नीचे क्लॉज वो मेंशन कराते हैं कि मैं आज दिनांक फला फला से इनके साथ, ठीक है, वैवाहिक रूप से अपना जीवन शुरू करती हूँ, हम शादीशुदा हैं,
हम किसी से डराए धमकाए में नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताएंगे, आज से हम पति और पत्नी की तरह हम अपनी जीवन को बिताएंगे, तरह तरह की और सारी चीज़ें। बाद में नीचे वकील साहब दोनों पार्टियों से सिग्नेचर कराते हैं, और अगर साथ में कोई मिल गया तो किसी को गवाह बना देते हैं और नोटरी को दे देते हैं। नोटरी उस पर अपनी मोहर लगाता है, स्टैंप लगाता है और वेरीफाई करके दे देता है। आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, तो आप कृपा करके कभी ऐसी घटनाओं को फलीभूत मत करिएगा, क्योंकि आपने ये जो किया है ये एक रद्दी कागज का टुकड़ा है, या जिस भी वकील साहब ने ऐसा किया है ये रद्दी कागज का टुकड़ा है, ठीक है। और इस जो रद्दी कागज का टुकड़ा वकील साहब ने बनवाया है, इसके बिहाफ पे दोनों को ये मिसपरसेप्शन हो जाता है कि दे गॉट मैरिड, अब उनकी शादी हो चुकी है, और उसके बाद दे आर फिजिकली इंटीमेटेड, और फिर मतलब सोसाइटी में चीज़ों को वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अब तो वो लीगली मैरिड हो गए हैं, अब उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन कहीं अगर लड़की के पिताजी ने पुलिस वाले को कंप्लेन कर दी, ठीक है, एफआईआर लॉन्च करा दी, तो हमारे दूल्हे मियाँ जो हैं वो इतना कूटे जाते हैं, इतना पिटते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और अच्छी लंबी टाइम के लिए उनकी बुकिंग हो जाती है। तो ये क्या है, कभी कभी हम लोग जो हैं, हम लोग जो इसी सारी चीज़ों को कहा जाता है वाइट कॉलर क्राइम। हम सभी जो हैं वी आर वाइट कॉलर पर्सन, हम सभी जो हैं वो एक सोफिस्टिकेटेड ग्रुप से हम लोग बिलोंग करते हैं, और हम ही लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं उसके पीछे वजह क्या है, वजह क्या है, थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट। उस बेनिफिट के लिए हम लोग एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक महिला दोनों की जीवन को खतरे में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये धारा, अब ये जो घटना मैंने आपको बताई है, इस घटना को अपने जहन में रखने के बाद अब इस धारा को, इस सेक्शन को दोबारा सुनिए और पढ़िए, ठीक है। सेक्शन 493 जो कहता है वो ये कहता है कि विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना, ठीक है, जो हम प्रोवोकेशन दे रहे हैं या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो विधि पूर्ण हम दिखा रहे हैं, हम ऐसा प्रजम्पशन करने को कह रहे हैं कि विवाह जो है वो विधि पूर्ण है, लीगल है, ठीक है। और उस प्रवंचना के दौरान, उस प्रोवोकेशन में, मिस रिप्रेजेंटेशन में, मिसलीडिंग में हम अपोजिट पार्टी को हम उत्प्रेरित कर रहे हैं, उनको बहला फुसला रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो विवाह के लिए सहमत हो जाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने मिसलीड किया है, हमने फैक्ट को तोड़ मोड़ के गलत तरीके से रखा है। अब ऐसी दशा में अगर वो महिला विवाह के लिए तैयार हो जाती है और विवाह की स्थिति पे विवाह संपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, और विवाह के बाद अगर दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेशन का कोई सीन होता है तो उस अवस्था में धारा 493 लागू हो जाएगी। इस सेक्शन का जो बेसिक है वो ये है, अगर इसका एसेंशियल एलिमेंट हम देखें तो सबसे पहले बेसिक जो आता है वो ये है कि ये जो सारा प्रोपोगेंडा किया गया है इसके पीछे ऑब्जेक्ट जो है वो केवल फिजिकली इंटीमेट होने का पहला जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो इसका एसेंशियल होगा वो ये होगा कि जो लीगल शादी की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो विवाह को लीगल साबित करने के लिए, दिखावा करने के लिए की गई है, ठीक है। और ऐसा विवाह जो है वो लीगल नहीं होता, पूर्णता विधिक नहीं होता। बस ये तीन चीजें इसमें ख्याल रखिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि जो विवाह हो रहा है वो विधिपूर्ण है, और उस विधिपूर्ण विवाह के पीछे का जो इंटेंशन है वो फिजिकल इंटीमेशन है, वास्तव में वो विवाह विधिक रूप से या लीगल तरीके से नहीं है, ठीक है। और ये बात जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में ये प्रक्रिया करें। बहुत सारे युगल जो हैं वो मंदिर में पहुंच जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, ठीक है। पंडित जी ने
माला उठाया, दोनों को दिया, दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया, ठीक है। माला पहनाने के बाद आशीर्वाद दे दिया पंडित जी ने और हो गई शादी, ठीक है। ऐसी भी प्रक्रिया होती है। तो ये सारे वो चीज तरीके हैं जो कपट पूर्वक हैं, बेईमानी पूर्वक हैं, और इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन जो है वो यही है कि किसी तरह से हम सामने वाली पार्टी को हम ये विश्वास दिला सकें, उसे बिलीव करा सकें कि हमारी अब शादी हो गई है, ताकि जो फिजिकल इंटीमेशन का जो पूरा का पूरा आपका सिनेरियो है उसमें किसी तरह से विल और कंसेंट और इन सारी चीजों का प्रतिरोध, इन सारी चीजों का कोई इश्यू ना जनरेट हो। तो ये सारे एसेंशियल जो हैं वो अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसी दशा में जो कार्य किया गया है वो कार्य सेक्शन 493 के अंतर्गत वो ऑफेंस होगा, जिसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, जो साश्रम भी हो सकता है यानी कठिन भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, प्लस साथ में जुर्माना, ये इसकी पनिशमेंट है। मैं आप लोगों से बार बार ये बात कहता हूं कि देखिए एपीओ की परीक्षाओं का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो पनिशमेंट जरूर कैसे भी आप उसका कोड बनाइए, आप जैसे भी करके इसको याद करना पड़ेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े जो जिसमें फिलोसफिकल अप्रोच हैं, ठीक है, जिसमें सिद्धांत हैं, उन सारी चीजों को छोड़ दें, लेकिन बाकी के जो छोटे छोटे सेक्शन है, पीटी सेक्शन है, अगर वो पीटी सेक्शन कभी मान लीजिए बाई चांस बड़े क्वेश्चन में पूछ लिए गए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिए गए तो आपके पास एटलीस्ट पनिशमेंट बता के आप 2-3 लाइन कंटेंट बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर और फ्रूटफुल साबित होगा। तो इसलिए पनिशमेंट भी कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे याद होती रहे आपको, ठीक है। इसी क्रम में एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा। देखिए होता क्या है कि जैसे हिंदू ट्रेडिशन जो है या मुस्लिम ट्रेडिशन या किसी भी ट्रेडिशन कल्चर की बात आप कर लें, तो विवाह जो होता है उसमें आपने देखा है कि हाँ रिसेप्शन होते हैं, वलीमा होता है या पार्टी होती है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि उस समारोह में, उस विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात या विवाह में जो इस तरह के समारोह होते हैं जिसमें नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, हमारे मित्र और जो घनिष्ठ हैं वो एकत्र होते हैं, उसके पीछे एक परसेप्शन होता है, एक फिलोसफिकल थॉट होती है। वो ये होती है कि ये एक घोषणा होती है, एक प्रोक्लेमेशन होता है कि आज इस दिन से फला महिला और फला पुरुष ये दोनों जीवन साथी हैं, ये दोनों विवाहित हैं, समाज ने इनको विवाह नाम के संस्कार से सुशोभित कर दिया है, इनको परमिशन दे दी है कि आज से ये अपने जीवन को साथ साथ बिताएं, ठीक है। और आफ्टर ऑल उस वैवाहिक स्थिति के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अलग का इश्यू है। तो ये एक तरह का सोसाइटी में मैसेज देना होता है कि हाँ आज से ये चीजें जो हैं वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इस पीछे शादी और ये जो रिसेप्शन और ये सारी चीजें होती हैं उनके पीछे ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। चलिए इसके बाद हमारा अगला जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 494, सेक्शन 494। इस सेक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है बाइगेमी, ठीक है, द्विविवाह। यह सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई पति या पत्नी, ठीक है, अपने, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति के जीवन काल में, ठीक है, जीवित रहते समय यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो ऐसा पति या ऐसी पत्नी बाइगेमी यानी द्विविवाह के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, ठीक है। अब इस स्थिति पे जो दूसरा विवाह होगा उसकी लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी वो शून्य होगा, वॉइड होगा। यानी पहला विवाह अगर अस्तित्व में रहते हुए किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया, ठीक, और विवाह की स्थिति में यदि पति या पत्नी दोनों में से जैसा मामला हो, उनमें से जो भी हैं, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, अगर जीवित है तो उस स्थिति पे जो
अपराध होगा वो द्विविवाह का अपराध होगा। ठीक। हाँ, हालांकि इसमें कुछ अपवादिक स्थितियां भी हैं। ठीक है, अपवादिक स्थिति का मतलब यह है कि यदि पति या पत्नी 7 वर्षों तक, ठीक है, 7 ईयर से लापता है और उसके जीवन के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं सुनी गई है जिसकी सुनी जाने की अपेक्षा व्यक्ति करता है। ठीक है, ये सेक्शन उधर आप चले आइए, सेक्शन 107 और 108। ठीक है, जीवन की उपधारणा और मृत्यु की उपधारणा एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो ये वहां से ये मेंशन होता है। तो अगर 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति लापता है, उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया है, उसके बारे में कोई ऐसी बात किसी के द्वारा जानकारी में नहीं आई है जो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यक्ति था। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति पे अगर 7 वर्ष के पश्चात पूरी सावधानी बरत के पूरी जानकारी एकत्र करके अगर कोई विवाह होता है तो वो द्विविवाह की कंडीशन में नहीं आता है। दूसरी अपवादिक स्थिति जो है वो डाइवोर्स है, तलाक है। ठीक। तीसरी, अगर पति या पत्नी जैसा भी मामला हो उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये वो स्थितियां हैं। ठीक। अब इसके इस संदर्भ में कभी अगर आपसे कोई सवाल आए, ठीक है, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में आपको हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 को जरूर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसी क्रम में अगर हम अलग अलग रिलीजन की बात कर लें, जैसे मुस्लिम में ये परसेप्शन जनरली होता है कि मुस्लिम जो है वो 4 शादियां कर सकते हैं। ठीक है, और आईपीसी में 1 शादी की बात हो रही है और आईपीसी जो है वो सब पे इक्वली लागू होती है ना। तो यहां ये बात दिमाग में रखिएगा कि जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, ये 3 क्लास है ना, इस 3 क्लास को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट करने का मतलब यह है कि अगर कोई सेंट्रल लॉ है, ठीक है, तो उस सेंट्रल लॉ पर अगर उसी टॉपिक पे कोई लोकल लॉ है तो लोकल लॉ और सेंट्रल लॉ अगर दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है और उस कंट्राडिक्शन को लॉ की, चाहे वो सेंट्रल वाला हो चाहे लोकल वाला हो, दोनों में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो कंट्राडिक्टरी है, तो लोकल लॉ जो होगा वो पहले इंप्लीमेंट में आएगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से आपकी आईपीसी जो है, क्रिमिनल लॉ जो है, वो सेंट्रल लॉ है, सब पे इक्वली लागू होता है। लेकिन जैसे ही हम मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिक विधियों के बारे में बात करते हैं, तो वो पर्सनलाइज हो जाता है और उस वजह से वो सेंट्रल लॉ पर प्रिवेल कर जाता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 विवाह की जो परमिशन है वो एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है। एक चीज मुस्लिम लॉ में आपने पढ़ा होगा, वो एज ऑफ प्रोबेटी की बात होती है। ठीक है, अगर किसी महिला का विवाह उसके बचपन में, बाल अवस्था में हो गया है और जब वो प्रोबेटी की एज को पा लेती है और उस समय तक उसके पति और उसके बीच में किसी तरह का कोई फिजिकल इंटीमेशन नहीं हुआ है, तो प्रोबेटी को प्राप्त करने पर, वयस्क होने पर वो अपने विवाह को डिनाई कर सकती है। ये मुस्लिम लॉ में आपने पढ़ा होगा। तो अगर ऐसी महिला ने विवाह को डिनाई कर दिया है और डिनाई करने के बाद अगर तब वो दूसरी शादी करती है तो उस पर बाइगेमी यानी द्विविवाह का ऑफेंस नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी एक और कंडीशन है कि अगर मान लीजिए पहला विवाह जो था, अभी बात की है सेक्शन 493 की, ठीक है, वकील साहब आए, वकील साहब ने कोर्ट में स्टैम्प पेपर लिया और स्टैम्प पेपर पे शादी करा दी। तो अगर ऐसी कोई शादी है जो विधिपूर्ण नहीं है, तो ऐसी विधिपूर्ण शादी ना होने के कारण अगर कोई महिला या कोई पुरुष दोबारा शादी करती है तो वो द्विविवाह के लिए दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। इज इट ओके? ठीक। अब पता चला कि हाँ, ए और
बी जो है वो मंदिर पहुंच गए, मंदिर में गए और वहां से माला उठाई, एक दूसरे को पहना दिया माला, ठीक है। और माला पहना के अब उन्होंने कहा कि हाँ अब हम दोनों जो हैं वो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ठीक है। और ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो हुआ। तो ऐसा विवाह जो है वो वैध विवाह की कैटेगरी में नहीं आता है। ये भूत, साथ जीने और साथ मरने का जो ये भूत जो है अगर उतर जाता है, और उतरने के बाद पुरुष और महिला, युवक और युवती दोबारा से अगर अपना जीवन, अपनी शादी करते हैं तो वो द्विविवाह के लिए दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। देखिए, शादी जो है वो आप अच्छे से जान रहे होंगे कि मैरिज जो है वो एक सिविल इशू है, ठीक है। मैरिज की जो भी इश्यूज होते हैं उनको स्पेशली हम फैमिली कोर्ट में ले जाके डील करते हैं, लेकिन मैरिज जो है वो बेसिकली एक सिविल मैटर है। और अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन भी कर देता है, ठीक है, तो धर्म परिवर्तन के कारण उस पे जो सिविल लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। अब धर्म परिवर्तन जो है अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, जैसे मैं कहूं कि हाँ मैं इस्लाम धर्म ग्रहण करूंगा, मुझे बड़ी आस्था है इस्लाम धर्म ग्रहण करने पे, और मैंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, और अब इस्लाम ग्रहण करने के बाद यह है कि हाँ अब मुझे ये अधिकार मिल गया है कि मैं 4 विवाह कर सकूं। ऐसी स्थिति पे जो पहला विवाह था, ठीक है, उस पे जो महिला होगी, जो स्त्री होगी, उसे धर्म परिवर्तन के कारण विवाह का विच्छेद यानी डाइवोर्स करने का ये एक सफिशिएंट ग्राउंड होगा। इस टॉपिक को आप लोग हिंदू लॉ में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जब हिंदू लॉ पढ़ने की बारी आएगी तब इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना पर्याप्त है। थोड़ी सी ब्रीफिंग दें, हेडर डालें, थोड़ा सा ब्रीफ करें और ब्रीफ करके आगे निकल जाएं, क्योंकि हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो टॉपिक हमारा वहां का है, हम वहां उसे डिस्कस करेंगे। तो द्विविवाह के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट में मिलता है, देखने को मिलता है, जो पेपर मैंने उठा के देखे हैं वो शॉर्ट नोट में मुझे दिखे हैं। और 7 साल की पनिशमेंट है इसके लिए, ठीक है, और इसके साथ फाइन भी है, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन। अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन है 495, 495। 495 का अपराध जो है वो 455 का अपराध जो है वो 493 की ग्रेविटी को और बढ़ा देता है, ठीक है। इसके पीछे वजह जो है वो ये है कि इसमें पनिशमेंट जो है वो 10 वर्ष की है, ठीक है, और साथ में फाइन भी है। वजह यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाता है दूसरे के सामने, यानी दूसरा पक्षकार कौन, महिला के सामने, महिला के सामने अपनी बात को, अपनी स्थिति, अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाता है, बताता नहीं है, और उस अनजानी अवस्था में अगर महिला जो है वो उस पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध में आ जाती है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हमारी जो सेक्शन 495 जो है वो प्रिवेल होगी। 495 के अंतर्गत अपनी वैवाहिक स्थिति को छुपाकर किसी महिला को भ्रम में, धोखे में डालकर उससे विवाह करना धारा 495 के अंतर्गत अपराध होगा। इसके लिए 10 वर्ष का कारावास, ठीक है, और सश्रम भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है, साथ में जुर्माना या फाइन जो है वो भी इंपोज किया जाएगा, ठीक। अगला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसे थोड़ा सा पीसफुली समझ लीजिएगा। सेक्शन 496 से सेक्शन 496 जो है वो ये कहता है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्व, ठीक है, कपट पूर्ण तरीके से विवाह के कर्मों को, यानी जो विवाह के प्रोसेस हैं वो करना, ठीक है, वो पूरा कर लेना, और किसी व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति का आभास कराना,
अभी आपने सेक्शन 493 पढ़ा है और अभी आप सेक्शन 496 पढ़ रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। दोनों में तो एक ही बात है, वहां पे भी कपटपूर्ण तरीके से शादी हो रही है, बेईमानीपूर्ण तरीके से शादी हो रही है, यहां भी कपटपूर्ण और बेईमानीपूर्ण तरीके से शादी की जा रही है। लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि 493 का जो मैटर है उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट केवल उस लेडी के साथ सेक्सुअल इंटीमेशन ही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन सेक्शन 496 जो है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक वैवाहिक स्थिति को जनरेट करना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि 493 जो है वो एक महिला के विरुद्ध अपराध है, ठीक है। लेकिन 496 जो है वो पूरी की पूरी शादी नाम की जो व्यवस्था है, सोसाइटी में जो शादी नाम का कल्चर है, उस कल्चर के साथ अपराध है। 493 जो है वो अपराध केवल पुरुष द्वारा ही कारित हो सकता है, लेकिन 496 का जो अपराध है वो किसी पुरुष द्वारा या किसी महिला द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इस सेक्शन को थोड़ा सा समझ लें, ये अंतर अपने दिमाग में रखें, उसके बाद इस सेक्शन को समझें। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो व्यक्ति कपटपूर्ण तरीके से विवाह की जो कर्म है, कर्मकांड है, जो प्रोसेस है उसे करता है, जिसके पीछे उसका उद्देश्य वैवाहिक संबंधों को बनाकर जीवन को आगे चलाना नहीं है, ऐसी स्थिति पे अगर कोई कपटपूर्ण तरीके से विवाह किया जाता है तो ऐसा पुरुष या ऐसी महिला, या व्यक्ति वर्ड यूज करेंगे, ऐसा महिला या ऐसी पुरुष धारा 496 के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे। देखिए इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है ये समझ लीजिए। चूंकि आईपीसी 1860 के समय की बनी हुई है, 1860 के समय का जो दशक जो था, उस समय की जो टाइम था वो, और आज का समय, दोनों में बहुत अंतर है। उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी जिसमें जमींदारी से संबंधित समस्याएं हुआ करती थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं हुआ करती थी, ठीक है, रिलेशन से रिलेटेड समस्याएं हुआ करती थी। उन समस्याओं को समाधान करने के लिए लोग अपना दिमाग लगा के ऐसे फर्जी शादियां कर लिया करते थे, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी जो है वो म्यूटेटेड ना हो जाए, ठीक है, तो अब बढ़ा लिया, इस तरह की शादी के रिलेशन क्रिएट कर लिए। तो इसके पीछे वो जो सिनेरियो था वो उस समय का हुआ करता था। आज का सिनेरियो जो है, आज का समय जो थोड़ा सा डिफर है, और डिफर होने के कारण ये सेक्शन जो है वो आज के समय में थोड़ी सी प्रासंगिकता इसकी कम हो जाती है, रेलेवेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो सजग है, जागरूक है, ठीक है। लेकिन फिर भी आईपीसी में दिया है तो हमें पढ़ना है, और जब भी कभी एक फुल क्वेश्चन आता है विवाह संबंधी अपराधों के विषय में विवेचना करिए, तो आपको इस सेक्शन के बारे में भी बताना होगा कि अगर कपटपूर्ण तरीके से विवाह की जो पद्धति है उसको यह उद्देश्य न रखते हुए कि हम एक वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, एक कपटपूर्ण तरीके का विवाह किया जाए, उसी तरह के फेरे लिए जाएं, उसी तरह के अग्निकुंड बनाए जाएं, या जो भी है ब्ला ब्ला सब तरीके अपनाए जाएं, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कपटपूर्ण, बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं आपको थोड़ा सा, आज इसको बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके फर्स्ट पेपर में यानी जीके के पेपर में ये एक एसे के रूप में आपके सामने मिल सकता है। धारा 497, ठीक है। आप
हो सके तो आप अपने से पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, एडल्टरी सेक्शन 497, जोसेफ सिने के केस के पहले, जोसेफ सिने का केस था, हाँ, जोसेफ सिने के केस के पहले तक की जो अवस्था थी वो ये थी कि यदि कोई पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और इस एक्टिविटी में उस पुरुष की सहमति, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या डिप्लॉयड हो, किसी भी तरीके से अगर सहमति नहीं है, तो उस अवस्था में ये जो पहला वाला पुरुष था, ठीक है, जिसने विवाहित महिला के साथ ऐसे रिलेशन एस्टेब्लिश किए, उस अवस्था में एडल्ट्री का ऑफेंस बनता था। इतनी एडल्ट्री की डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल सी थी, ठीक। और एडल्ट्री की डेफिनेशन के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि पुरुष जो है, पत्नी और पति ये दोनों एक दूसरे अभिन्न अंग होते हैं, हिस्सा होते हैं। अपने हिंदू धर्म की जो कॉन्सेप्ट है उसमें अर्धांगनी वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर पुरुष की सहमति के बिना उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ इंटीमेट होती है, फिजिकली इंटीमेट होती है, ऐसी अवस्था में ये जो पति महोदय हैं इनको बहुत ग्लानि होती है, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना होती है। तो उस मानसिक प्रताड़ना को, उस अंदर के कलह को, जो उसके अंदर बेचैनी है, उस बेचैनी को ध्यान में रखते हुए एडल्टरी का ऑफेंस जो है वो बनाया गया, पहली वजह। दूसरी वजह फिर से वही बात, 1860 में आपकी आईपीसी बनी। उस समय का जो परिवेश था वो ये था कि महिलाएं जो हैं वो 5-7 साल में उनकी शादी हो जाती है, उनका पति जो है वो कभी उन्होंने देखा नहीं है कैसा है, बच्चे क्या जाने ये सारी चीजें जो हैं, और फिर 7 साल 8 साल 10 साल में वो गवन का सिस्टम हुआ करता था। फिर 7-8 साल बाद वो पुरुष जो था, वो बालक जो था वो पुरुष में परिवर्तित हो गया, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, वो दिखता कैसा होगा, इन सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं था। दूसरी बात, उस समय महिलाएं जो थीं वो भारतीय समाज में पर्दानशी महिला कहलाती थी। इतने लंबे लंबे घूंघट, ठीक है, और उस समय लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, रात के अंधेरे में वो अपने पति को पहचान भी नहीं पाती थी। अगर उनके पति की जगह कोई और पुरुष जो है उनके कमरे में आ जाए तो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये इस तरह की बड़ी प्रैक्टिकल सी समस्याएं हुआ करती थी। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 497 को क्रिएट किया गया था और लॉ का, विधि का ये एक फोर्स बनाया गया था कि फिजिकल इंटीमेशन जो है वो केवल और केवल पति पत्नी के बीच में ही हो, कोई अन्य पुरुष ऐसी विवशता, ऐसी महिला की लाचारी या अज्ञानता उसका लाभ ना उठा पाए, ठीक है। इस परिवेश को ध्यान में रखते हुए विधि का, लॉ का एक बाउंडिंग फोर्स जो है वो डाला गया था। ये उस समय की परिस्थिति थी, उस समय के हालात थे। और अगर कोई पुरुष ऐसा अपराध करता है तो 5 वर्ष तक के लिए उसे कारावास का दंड था और जुर्माना था, ठीक है। और इस अपराध में महिला जो है वो किसी भी तरह से दंडित नहीं होती थी और ना ही अबेटर के रूप में उन्हें दंडित किया जाता था। ये जोसेफ सिने के पहले का सारा इशू था, उस समय का ये ऐसी परिस्थिति थी। इस पे 2 बार एक सौमित्र विष्णु की सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल हुई। उन्होंने ये कहा कि ये सेक्शन 14 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 का वायलेशन है। एक तरफ पुरुष को दंडित किया जा रहा है उस कार्य के लिए, वहीं उस कार्य में महिला जो शामिल हो रही है उस महिला को बिल्कुल दंडित नहीं किया जा रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। फिर उसे सह अभियुक्त भी नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्लॉज जो है वो सौमित्र विष्णु के केस में बताए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया और ये कहा कि महिलाओं की स्थिति जो है हमारे समाज में
बहुत ही शोषित है, वो अपने पुरुष को पहचानने में भी असमर्थ है। पर्दा है, लाइट नहीं है, आज भी हमारे पता नहीं कितने गांवों में रोशनी बिजली नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो एक महिला एक पुरुष को पहचानने में अगर असमर्थ हो रही है, तो पुरुष जानकर उस महिला के साथ ऐसा कृत्य कर रहा है, तो पत्नी को यानी उस महिला को क्यों दोषी ठहराया जाए? ये सारी बातें हो गई। अब जो जोसेफ सेने का यानी वर्तमान समय का जो दौर है, आज का जो परिवेश है, उस पे आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा साहब का ये स्टेटमेंट था। उन्होंने ये कहा कि इसमें एक समस्या है, वो समस्या ये है कि अगर पुरुष जो है वो सहमति दे देता है, ठीक है, तो उस सहमति के देने के बाद तब ये अपराध की कैटेगरी से बाहर आ जाता है। तो क्या पुरुष इतना बलवान है, एक व्यक्ति, एक पत्नी का पति इतना बलवान है कि वो उस अपराध को अवॉइड कर दे, नल वॉइड कर दे? पहली समस्या। दूसरी समस्या, ये आईपीसी उस समय की बात थी, आज का वर्तमान परिवेश जो है वो अब बदल चुका है। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, यदि अगर पति जो है वो सहमति दे देता है, सहमति चाहे एम्प्लॉयड हो चाहे डिप्लॉयड हो, ठीक है, तो सहमति देने का क्या मतलब है कि पत्नी जो है क्या उसकी प्रॉपर्टी है कि वो सहमति दे दे तो कोई और पुरुष जो है वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर ले, और सहमति ना दे तो कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता? इन सारे इश्यूज को जोसेफ सेने के केस में उठाया गया, और वर्तमान परिवेश जो है वो ये है कि आज के समय में धारा 497 जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो ये है कि असंवैधानिक तो है, लेकिन आज भी ये विवाह विच्छेद का आधार बनी हुई है। अगर कोई महिला इस तरह के एडल्ट्रियर रिलेशन में है तो वो विवाह विच्छेद का एक आधार हो सकता है। सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का आधार हो सकता है। ठीक है, ये ग्राउंड आज भी बने हुए हैं। तो वो क्रिमिनल वाला चार्ज था वो हटा दिया गया है, लेकिन सिविल वाला जितना चार्ज था वो आज भी एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, इस सेक्शन को स्पेशली आप सभी जो हैं, ये तो जर्नली आपके लॉ की फील्ड की जानकारी के हिसाब से आपको मैंने चीजें बता दी, लेकिन इसे एज अ एसे, एक निबंध के रूप में आप हो सके तो तैयार करिएगा। ठीक है, संभावना ऐसी है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको आपकी परीक्षाओं में मिल जाए। ठीक है, तो इसको डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखिएगा, कलेक्ट करिएगा और इसको लिख डालिएगा, एक दो बार इसे जरूर लिखिएगा। दोनों चीजें होंगी, आपका एक ऐसे भी तैयार हो जाएगा और आपका यहां लॉ में भी एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपके साथ जो अगला सेक्शन है वो सेक्शन है 498। 498 को भी ध्यान रखिएगा। 498 जो है वो कहता है कि विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, ले आना या निरुद्ध रखना। ठीक है, अगर कोई विवाहित स्त्री है, उसको सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इस पर्पस से, इस मोटिव के साथ, इस ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर उसे ले आया जाता है या ले जाया जाता है या कहीं पे निरुद्ध रखा जाता है, ऐसी स्थिति पे धारा 498 के अंतर्गत ये अपराध होगा। देखिए यहां पे भी इस बात को समझिए, 498 जो है वो पुराना, हमारी पुरानी आईपीसी का कॉन्सेप्ट है, और वहां जो है वो ये माना जाता था कि एक विवाहित स्त्री जो है वो अपने पति के, या पति ने अगर किसी को हैंडओवर कर रखा है तो उसके आधिपत्य में है, उसके इंचार्ज में है। ठीक है, उसकी देखरेख में है, और ऐसी अवस्था में पति या उसके द्वारा जो डेलीगेट किया गया है पावर, ऐसी पावर जो है घर में, पति जो है मान लीजिए व्यापार करने के लिए बाहर गया तो उसने घर के अपने और जो वयस्क पुरुष हैं यानी उसके पिता को या इस तरह के व्यक्तियों को उसने दे दिया,
तो ऐसे व्यक्ति की कस्टडी से, चाहे वो पति हो, चाहे उसका ससुर हो, चाहे उसकी सास हो, या इस तरह के कोई रिलेशन में हो, उनके पास से अगर कोई व्यक्ति बहला ले जाता है, फुसला लेता है या निरुद्ध रखता है और इसका उद्देश्य सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो धारा 498 लागू होगी। अब एक सवाल आपके जहन में हो सकता है आए कि जब ऐसा ही है तो हमारे पास किडनैपिंग और एडेप्शन का है मैटर, हम वहां से इसको डील कर सकते हैं, क्यों अलग से एक सेक्शन हमने जनरेट किया, आईपीसी में रखा गया? तो ये धारा, जो मैटर, इस तरह का मैटर अगर 361 में अगर हैंडल नहीं हो पाया, ठीक है, या 366 में हैंडल नहीं हो पाया, तो फिर उसे 498 में हैंडल करते हैं, जहां 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अब हैंडल करने की क्या बात है? देखिए, किडनैपिंग और एडेप्शन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, सहमति याद है ना? अगर आप मेरा अपहरण कर लो, ठीक है, और मेरा अपहरण करके अपने साथ ले जाओ, बाद में जब पुलिस पकड़े और मैं कह दूं कि मैं तो अपनी मर्जी से इनके साथ गया था, तो फिर तो चार्ज बनेगा ही नहीं, है ना? कंसेंट दे दी हमने। उसी तरह से अगर मान लो किसी महिला को सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से, महिला कौन सी है? शादीशुदा है, उसके पति के कब्जे से, यानी उसके पति की जो अथॉरिटी है उसके से हम बहला फुसला ले आते हैं, ठीक है, और उसके पीछे ऑब्जेक्ट जो है वो यही है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में साफ सी बात है, महिला की भी कंसेंट हो जाएगी, उसकी विल भी हो जाएगी, कंसेंट भी हो जाएगी, और बहला फुसला के लिए आया जा रहा है। अगर मान लो उस महिला ने कह दिया कि मैं स्वेच्छा से इनके साथ आई हूं, तो फिर किडनैपिंग और एडेप्शन वाला मैटर तो क्लियर हो गया। अब जब वहां उसे हैंडल नहीं किया जा सकता इस घटना को, तो इस घटना को, इस अपराध को सेक्शन 498 में हैंडल किया जाएगा, ठीक है। अब अभिरक्षा जो है वो पति ने, अगर जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ससुर, सास या बड़े भाई, बड़ी कोई और अपना क्लोज रिलेटिव, वो अभिरक्षा जो है वो किसी और की भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि पति की ही अभिरक्षा हो जहां से बहला फुसला के ले जाया गया। ओके, नाउ सेक्शन 498A, सेक्शन 498A जो है, इसमें भी थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, मैं बताता हूं। देखिए, सेक्शन 498 जो है, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1983 में जोड़ी गई थी आईपीसी में, ठीक है, 1983, और 1983 में ही एक और एक्ट बना था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो इसमें जो पनिशमेंट है 498 में, वो 3 वर्ष की पनिशमेंट है और उसके साथ फाइन है। और इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी विवाहित महिला को उसके पति या नातेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्रूरता की जाती है, तो धारा 498A के अंतर्गत वो दोषी होंगे और उन्हें 3 वर्ष तक का कारावास, जो किसी भी भांति का हो सकता है, और जुर्माना, इससे दंडित किया जाएगा। अब क्रुएल्टी वर्ड जो है वो याद रखिएगा, ये बहुत ही विस्तृत शब्द है, ठीक है। क्रूरता, हिंसा, मार पिटाई, ये भी क्रूरता में आता है। गाली गलौज, ये भी क्रूरता में आता है। ताने फफ्तियां कसना, ये भी क्रूरता में आता है। तो ये डिपेंड करता है क्लास टू क्लास। एक हम लोएस्ट क्लास की बात कर लें, वहां पर एक सामान्य बोलचाला में देखेंगे आप, अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अपशब्द मतलब गाली गलौज, सामान्य सी भाषा में वहां इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन वही आप अपने क्लास को ऊपर की तरफ ले जाएं तो वहां पर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल बहुत ही विरलतम परिस्थितियों में होता है। तो क्या है, ये क्रूरता की डेफिनेशन जो है वो क्लास बाय क्लास जो है वो डिफर हो जाती है। तो क्रूरता जो है वो तथ्य और परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, ठीक। किस वर्ग से
किस तथ्य के साथ ये बातें निकल के आ रही, क्रूएल्टी को हम वहां डिफाइन करते हैं। अब एक छोटी सी बात और जो समस्या उत्पन्न करती है, वो समस्या ये है कि धारा 498A, आप इसे पढ़िएगा और साथ ही साथ बेयर प्रोविजन डाउनलोड कर लीजिएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 सेक्शन 4, ये लगभग दोनों एक जैसी बात करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि भाई जब दोनों बातें जो हैं एक जैसी हैं, तो सेक्शन 4 को क्यों रखा गया, या सेक्शन 498A क्यों रखा गया? दोनों में से एक ही चीज को रखते, है ना। अब मान लीजिए कोई मैटर 498 में चला गया, या कोई मैटर उधर चला गया और दोनों के पनिशमेंट में डिफरेंस हो गया, तो ये एक विषम परिस्थिति हो सकती है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि सेक्शन 498A और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर जो है वो ये है कि सेक्शन 498 जो है वो क्रूरता की बात करता है। ठीक है, क्रूरता का मतलब किसी भी तरह की क्रूरता, और किसी भी वजह से कोई भी इशू हो सकता है। घरेलू कलह हो सकती है, आपस में विचारों का ना मिलना हो सकता है, क्रूरता की कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन सेक्शन 4 डावरी का जो है वो दहेज से संबंधित, ठीक है, वो दहेज से संबंधित मामलों पर लागू होगी। अगर क्रूरता जो है वो दहेज से संबंधित इशू के कारण, कोई शादी में गिफ्ट, कोई व्यवहार या कोई लेना देना, इस संबंधी कारण से क्रूरता की जा रही है, तो वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के सेक्शन 4 में हैंडल की जाएगी। और आप सामान्य रूप से पति पत्नी जो है वो आपस में गाली गलौज कर ले रहे हैं, पता चला कि हाँ शादी के 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, फिर वो किसी दिन किसी इशू पे गाली गलौज किए, मार पीटाई कर लिए, आपस में सर फोड़ डाले एक दूसरे का, तो वहां सेक्शन 498 डील करेगा। लेकिन अगर ऐसी मार कुटाई, ऐसी समस्या पति पत्नी के बीच में अगर दहेज संबंधी किसी मामले को लेकर की जा रही है, तो वहां पर सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, सेक्शन 498 का जो एपिटाइटर है, दायरा है, क्षेत्र है, वो सेक्शन 4 के एरिया से ज्यादा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी जो है 498 की बड़ी है, इसका एरिया जो है बड़ा है। सेक्शन 4 का डाउरी प्रोविजन एक्ट का इसका दायरा जो है वो कंपेयर देन 498 कम है। ओके, और एक दो केस हैं इस पे, बलवीर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, बलवीर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 2009, 2 CRLJ 2447 सुप्रीम कोर्ट। और एक और केस है हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2004 CRLJ 1759 SC। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो हैं वो क्रूएल्टी को डिफाइन करते हैं कि क्रूएल्टी किसको किसको हम माने, किस किस कंडीशन में क्रूएल्टी होगी, इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं, बताते हैं। अब इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। मोहम्मद मुकीम 498 रावण पर गठित होगा। इस सवाल में आपका समझ नहीं पा रहा हूं। आर यू टॉकिंग द इंडियन मैथोलॉजी, द एविल किंग रावण, या समवन एल्स? प्लीज क्लियर करें तो फिर मैं आगे आपको आपका रिप्लाई दूं। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। एनीवन?
सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं कनेक्टेड हूं आपके साथ? एनीवन? गिव मी द चेयर, एनी हिंट? आई एम कनेक्टेड विथ यू और नॉट? एम आई कनेक्टेड विथ यू और नॉट? एनीवन? यस, ओके। हाँ, तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज, अगर आपके दिमाग में जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल टाइप करते रहें, जो भी आपके दिमाग में क्वेरी हो। देखिए, बार बार वही सारी बातें, लेकिन जरूरी है। पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ये जो ग्रुप है या जो ये क्लासेस हो रही हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि कम से कम 20 से 25 सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू क्वालिफाइंग प्रीलिम्स और क्वालिफाइंग मेंस, ठीक है? एटलीस्ट जुडिशरी में 25 सिलेक्शन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग मेरी मेहनताना, मेरी फीस मुझे जरूर पे करेंगे। और इसी तरह से 25 सिलेक्शन के आसपास एपीओ पे ये सिलेक्शन मुझे चाहिए आप लोगों से। अगर आप मेरी फीस पे करने की, शब्द अजीब है, नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन अभी जरूर करूंगा, कि अगर मेरी फीस को पे करने की हैसियत है तो मेहनत करिए और साबित कर दीजिए कि हां, आप ही हैं वो, आप ही हैं वो जिसके लिए सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? विश्वास मानिए, हम सभी जितने भी लोग क्लास लेते हैं, हम सबके शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। उसके बाद भी पूरी कोशिश की जाती है कि आपके साथ वो 1 घंटे, सवा घंटे का इंटरेक्शन हो जाए, ठीक? और देखिए, धीरे धीरे करके पूरी आईपीसी लगभग खत्म होने वाली है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये आपने एक सवाल पूछा है पंकज कुमार शर्मा जी ने। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग क्रिमिनल ब्रीच और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन? कहाँ चला गया? हाँ, मिसचीफ। तो जिस दिन मैंने आपको ये पढ़ाया था, उस दिन मैंने इस चीज को आपको क्लियरिफाई कर दिया था। मैंने ये बता दिया था कि देखिए, एक ट्रस्ट बनता है, ठीक है? अगर मैंने अपनी कोई चीज आपको दी है, ठीक है, और वो देने के बाद मैंने उसको एज अ केयर टेकर आपके पास रख दिया है, और आपने बकायदा उस केयर टेकर होने के लिए कुछ चार्ज भी आपने बोला कि हाँ, हम 10 रुपए लेंगे। हमने कहा ओके, डन। केयर टेकर रहते हुए अगर आप उस वस्तु को बेईमानी पूर्ण तरीके से, कपटपूर्ण तरीके से, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ उस वस्तु को अपने प्रयोग में ले लेते हैं, अपने उपयोग में ले लेते हैं, बेच देते हैं, बेच के उस पैसे को अपने पास रख लेते हैं, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है? लेकिन वहीं अगर मैं एक अंगूठी सड़क पर गिरी हुई पाता हूं, ठीक है, और उस अंगूठी को मैंने इधर उधर देखा भी, वहां कोई नहीं है, मैंने पता करने की भी कोशिश की, 2-4 लोगों से पूछा भी कि हाँ भैया, ये अंगूठी किसी की है? किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसी अवस्था में अगर उस रिंग को, ऐसी अंगूठी को मैं पहन लेता हूं या बाजार में ले जाके बेच के उसका पैसा खा डालता हूं, तो ऐसी स्थिति में ये अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है वो रेसनेलियस है, ठीक है? और रेसनेलियस प्रॉपर्टी जो है, उसके लिए ऑफेंस
वो ये नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर एक चेक या एक बेरर चेक सड़क पे मिल जाता है, मैं उसे उठा लेता हूं और ले जाके मैं उसे कैश करा लेता हूं, तो यहां पर जो है वो अपराध होगा, आपराधिक दुर्विनियोग होगा। मैंने उस वस्तु के, मैं पता कर सकता था ये चेक किसका है, लेकिन मैंने वो पता करने की कोशिश नहीं की। तो वहां प्रॉपर्टी जो है वो रेशनेलियस अगर है तो ऑफेंस नहीं होगा। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक ट्रस्ट बन जाता है, अगर उस ट्रस्ट का वायलेशन होता है तो वहां फिर वो ऑफेंस होता है। दिस इज द बेसिक पिन पॉइंट डिफरेंस विथ बोथ ऑफ देम। होप पंकज जी आप सेटिस्फाई होंगे, और अगर नहीं होंगे तो प्लीज एक बार सर्च मार लीजिएगा। वीडियो में मैंने इस पूरी चीज को कायदे क्लियर किया है, तो आप वहां देखेंगे तो आपको कायदे से और भी चीजें समझ में आ जाएगी। संजय जी आशीर्वाद से काम नहीं चलना है, मेहनत से काम चलना है। सौरभ, हाँ सॉरी सौरभ, आशीर्वाद नहीं मेहनत, ठीक है, मेहनत करिए और जी तोड़ मेहनत करिए। सुमन जी का कहना है कि हाँ पूरी कोशिश रहेगी। भैया मुझे मेरी फीस चाहिए, ठीक है, कोशिश वोशिश से काम नहीं चलना है। 25 सिलेक्शन जुडिशरी के और 25 सिलेक्शन एपीओ के। अब वो 25 कौन है वो आप लोग अपनी मेहनत से डिसाइड करिए, ठीक है। और क्या करना क्या है, किताबें लेनी है, इतिहास की तरह पढ़ डालना है। रुचि एक बार जम गई तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। एक बार अगर तबीयत लग गई तो वो इंस्पिरेशन अपने अंदर, वो भावना जगाइए। और एक बार अगर आप इंटरेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से, तो दुनिया में सब चीजें जो हैं वो आपको बकवास लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अगले फ्राइडे आपके साथ फिर इंटरेक्शन हो जाए, ऐसी उम्मीद करता हूं। अगले फ्राइडे मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए